एपिसोड 2 की शुरुआत होती है आर्या के साथ। आर्या को योरेन नेड के एग्जीक्यूशन के बाद छुपाकर विंटरफेल ले जा रहा है, आर्या को लड़का बनाकर, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। इसी काफिले में आर्या के साथ रॉबर्ट का नाजायज बेटा गेंड्री भी है। यहाँ हम पहली बार जेकन हगर, जो आगे चलकर आर्या का मेंटर बनेगा, उससे मिलते हैं। फिलहाल जेकन के साथ 2 और कैदियों को वॉल पर ले जाया जा रहा था। उनमें से एक आर्या के साथ बच्चा समझकर बदतमीजी करने लगता है। तब जेकन बोलता है, माफ करना एरे, इन्हें नहीं पता किस तरीके से बात किया जाता है। आर्या छोटी जरूर है पर ब्रेव है। वो इन बदतमीज कैदियों को थोड़ा मजा भी चखाती है, जिसे देख जेकन हगार आर्या से इम्प्रेस हो जाता है। तभी वहाँ 2 लेनिस्टर गार्ड्स आ जाते हैं। वो योरेन से बदतमीजी से गेंडर के बारे में पूछते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में जोफरी ने रॉबर्ट के सभी नाजायजों को ढूंढ कर खत्म करने का आदेश दिया था, इसीलिए ये गार्ड्स यहाँ गेंड्री के लिए आए हैं। पर योरेन बोलते हैं, अब ये सारे नाइट वॉच के लोग हैं, ये मेरे साथ वॉल पर जाएंगे। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से इतनी दूर यही मार दूं, या तो तुम अपने मालिक के पास जाकर कहो वो लोग नहीं मिले। इस पर लेनिस्टर सिपाही रिटर्न जाते वक्त बोलते हैं, जेपन व्यक्ति अमने गेंड्री नु खबर आपसे, राजा एમને ઇનામ આપશે। અમે લોકો તો અત્યારે જાય છીએ, પણ હવે તમારા લોકો માટે આખી લેનિસ્ટર ફौज આવશે। उधर किंग्स लैंडिंग में टीरियन जब अपने चैम्बर में आता है, वो देखता है टकलू लॉर्ड वेरिस से खूब हंसी खुशी से बात कर रहा था, जैसे तुम तुम्हारी भाभीयों से करते हो। लेकिन टीरियन इससे खुश नहीं था। बेचारा जैसे तैसे करके से को महल में छुपा कर रख रहा था। से को लो प्रोफाइल रहने को कहा था, पर यहाँ वो देखता है से डायरेक्टली स्पाई मास्टर वेरिस के साथ ही गप्पे मार रही है। वेरिस बोलता है, वाह माय लॉर्ड, आपकी इतनी खूबसूरत दोस्त है, मुझे पता ही नहीं था। वो तो मैं किचन में इनसे मिला। टीरियन वेरिस को टोंट मारते हुए बोलता है, क्या आपने इसकी मछलियाँ खाई है? वेरिस बोलता है, अभी कहाँ महाराज, आपके पिता के मना करने के बाद भी आप अपनी इस खूबसूरत दोस्त को यहाँ लेकर आए। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं। इस पर टीरियन बोलता है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं नेड स्टार्क की तरह उसूलों वाला नहीं हूँ। अगली बार आपने फिर ऐसा किया तो मैं आपको समुद्र में फिकवा दूंगा। समझ गए ना लॉर्ड वेरिस? लॉर्ड वेरिस जवाब देता है, समुद्र में तूफान आते जाते रहते हैं, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाते हैं, लेकिन मैं तैरता रहूंगा। चलिए माय लॉर्ड, महारानी सर्सी ने हमें याद किया है। स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में रोब ने जिस लेनिस्टर सिपाही से जो डिमांड्स एंड समझौता पत्र किंग्स लैंडिंग पहुंचवाई थी, सर्सी उसे ही पढ़ रही थी, और पढ़ने के बाद सर्सी लेटर फाड़ देती है। इस औरत को लेटर से क्या तकलीफ है भाई? पहले रॉबर्ट का लेटर फाड़ी थी और अब रोब का। बड़ी फाड़ू औरत है। यहाँ टीरियन बोलता है, एटलीस्ट उसे उसके पिता नेड की अस्थियां तो दे दी जाए, जिससे उसे सुकून मिलेगा। लेकिन ब्रदर लवर सर्सी रोब की एक भी शर्त मानने से इनकार कर देती है। तभी मास्टर पाइसिल सर्सी को वॉल से आया एक लेटर देते हैं। लेटर में सर मोरमोंट और लोगों को वॉल पर भेजने की बात लिखे थे, और ये भी कि अचानक मरे हुए जिंदा होकर हमला कर रहे हैं। सर्सी इसे सीरियसली ना लेते हुए बोलती है, क्या उन्हें नहीं पता हम जंग पर हैं? हम उन्हें और आदमी नहीं भेजेंगे। इस पर टीरियन बोलता है, सर मोरमोन झूठ नहीं बोलते। तो सर्सी बोलती है, लगता है जब से तुम वॉल से लौटे हो तब से भूत प्रेत जादू जैसे मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करने लगे हो। टीरियन जोर देते हुए बोलता है, याद रखिए महारानी, दीवार के पहरेदार हमारी बुरी चीजों से रक्षा करते हैं। तब सर्सी एरोगेंटली बोलती है, वो सब बहादुर है, मुझे पता है हमारे यकीन के बिना ही वो लोग हमारी रक्षा कर सकते हैं। नाउ बियॉन्ड द वॉल सर मोरमोंट अपने नाइट वॉच के साथ वाइल्डिंग इलाकों में क्रेस्टर नाम के बंदे के घर रुके हैं। यहाँ सैमुएल बोलता है, क्रेस्टर की इतनी सारी बीवियां हैं? लाजमी है, जिस इंसान के पास इतनी सारी बीवियां हों वो घमंडी तो होगा ही। इस पर ग्रेन बोलता है, मैं जब छोटा था तब मेरी एक दोस्त थी, वायलेट नाम था उसका। हम बचपन में खूब कुश्ती किया करते थे, फिर हम बड़े हुए और हमारी कुश्तियां भी बदल गई। सैमुएल पूछता है, आखिर कितनी बार कुश्ती किया करते थे? ग्रेन बोलता है, चाहे जितनी बार,
जब मन करे तब कुश्ती कर लो। ये कन्वर्सेशन इसीलिए इतना फनी है क्योंकि नाइट वॉच में शपथ लेने के बाद समझो इन्हें ब्रह्मचर्य के पालन मजबूरी में करना पड़ता है। पर यहाँ क्रेस्टर की इतनी सारी बीवियों को देख इनके मुंह से लार टपक रहा है। यहीं सैम पहली बार अपनी लव इंटरेस्ट गिली से मिलता है जो क्रेस्टर की बेटी और वाइफ दोनों है। फिलहाल वो अपने ही बाप के बच्चे की माँ बनने वाली है। गिली यहाँ सैम से हेल्प मांगती है किसी वजह से, और मैं बता दूं कि गिली गेम्स ऑफ थ्रोन्स में आगे चलकर एक बहुत बड़ा सीक्रेट डिस्कवर करने वाली है। सैम गिली को जॉन के पास लेकर आता है। वो जॉन से गिली को यहाँ से निकालने की बात करता है। गिली बोलती है मैं भले ही प्रेग्नेंट हूँ पर अभी भी तेज भाग सकती हूँ, तुम समझो। अगर मुझे लड़का पैदा हुआ तो? जॉन पूछता है तो क्या लड़का पैदा हुआ तो? लेकिन गिली ये राज नहीं बताती और वहां से चली जाती है। सैमुएल गिली की हेल्प करने के लिए जॉन से मिन्नतें करता रहता है पर जॉन ये बोलकर मना कर देता है हम अपनी जान को जोखिम में डालकर उसकी मदद करेंगे और वो ये राज हमें नहीं बता सकती। जाने दो सैम। नैरो सी के उस पार रेड वेस्ट के तपते रेगिस्तान में डेनेरियस और उसके खालासार पता नहीं कितने दिनों से भूख प्यास से परेशान वो लोग अपने भेजे गए तीनों सर्च मेंबर्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी सर जोरा देखते हैं कि रोको जिस तरफ मदद लेने गया था उसी दिशा से उसका घोड़ा भागता हुआ आ रहा है, पर उस पर रोको बैठा नहीं था। नजदीक आने पर पता चलता है कि घोड़ा रोको का कटा हुआ सर वापस लेकर आया है। मैं बता दूं रोको थ्रू आउट द सीरीज डेनेरियस के प्रति बहुत वफादार था। हर समय उसने डेनेरियस की मदद की थी, लेकिन आज किसी ने उसको बेरहमी से मार दिया। ये देख डेनेरियस की एक दासी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो रोको से बहुत प्यार करती थी। वो बोलती है उन लोगों ने रोको को मार दिया, इसे जलाया तक नहीं, उन लोगों ने इसकी आत्मा को मार दिया, ये अपने पूर्वजों के पास नहीं जा पाएगा। तब डेनेरियस बोलती है वो अपने पूर्वजों के पास जरूर जाएगा। मैं चुन चुन कर उन लोगों को मारूंगी, गिरा गिरा कर मारूंगी, पटक पटक कर मारूंगी, जला जला कर मारूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन सर जोरा डेनेरियस को जल्दबाजी में गलत कदम लेने से रोकते हैं। उनका कहना था कि पहले हमें हमारी शक्ति हासिल करनी चाहिए, फिर हम बदला लेंगे। अब हम देखते हैं लिटिल फिंगर को उसके वेश्यालय में। हाँ, लिटिल फिंगर वेश्यालय चलाता है और वहीं से उसकी मोटी कमाई होती है। और यहाँ हमें पता चलेगा कि लिटिल फिंगर कितना नीच, गिरा हुआ और मैनिपुलेटिव इंसान है। यहाँ एक रोस्ट नाम की प्रोस्टिट्यूट अपने कस्टमर्स को खुश नहीं कर पा रही थी। वो बहुत दुखी थी। पिछले एपिसोड में जेनोस स्लिंथ ने ब्रोथल हाउस में ही रोज के सामने रॉबर्ट की नाजायज बच्चे का कत्ल कर दिया था और ये सब रोज के आंखों के सामने होता देख वो ट्रोमेटिक हो गई है। इस पर लिटिल फिंगर रोज को एक कहानी सुनाता है। मैं एक बार महंगी लड़की खरीद लाया पर वो तुम्हारी तरह सिर्फ रोती धोती थी, मेरे किसी काम की नहीं थी। मुझे लगा मेरे निवेश किए गए पैसे डूब गए, पर एक दिन मुझे एक ऐसा खरीदार मिला जो उसके बदले मुझे मोटी रकम देकर उसे ले गया। मुझे ये तो नहीं पता कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया, पर मुझे मेरा पैसा सूद समेत वापस मिल गया। रोज के पास से जाने से पहले लिटिल फिंगर बोलता है मैं वहाँ निवेश बिल्कुल नहीं करता जहाँ नुकसान हो। अब तो तुम समझ ही गई होगी। ये रोना धोना बंद करके कल से वापस काम पे लग जाना। आगे टीरियन एंड सिटी वॉच के कमांडर जेनोस स्लिंथ बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ टीरियन पूछता है लगता है शहर में शांति बनाए रखने के लिए आपको दूध पीती बच्ची का कत्ल करना पड़ रहा है। जेनोस बोलता है मैंने ये सब महारानी के आदेश पे किया। मैं हमेशा से राजा के प्रति वफादार रहा हूँ, उनके ही ऑर्डर्स मानता हूँ। टीरियन पूछता है तो तुमने नेड स्टार्क को धोखा क्यों दिया? जेनोस बोलता है क्योंकि वो गद्दार था। टीरियन बोलता है वो गद्दार था या तुम पहले ही मेरी बहन सर्सी के हाथों बिक चुके थे? इस पर जेनोस गुस्से में बोलता है मैं यहाँ एक बोने की बात सुनने नहीं आया, सिपाहियों पकड़ लो इस छोटू को। तो टीरियन बोलता है मैं हैंड ऑफ द किंग हूँ, अब यही बोना तुझे वॉल पर भेजेगा, अच्छे से जाना जेनोस।
इसके बाद टीरियन ब्रोन को नया सिटी वॉच का कमांडर बना देता है। और रही बात जेनोस की, तो उसके साथ नेड का बेटा जॉन स्नो ही वॉल पर हिसाब किताब करेगा, वो हम आगे देखेंगे। वहाँ योरेन के कैंप में आर्या एंड गेंड्री में अच्छी दोस्ती होना शुरू हो जाता है। आर्या गेंड्री से पूछती है, लेनिस्टर्स तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? तो गेंड्री बताता है, पहले हैंड ऑफ द किंग जॉन एरन मुझसे मिलने आए, उसके बाद वो मर गए। फिर दूसरे हैंड ऑफ द किंग नेड स्टार्क मुझसे मिलने आए और वो भी कुछ दिनों बाद मारे गए। मुझे नहीं पता ये लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर गेंड्री बोलता है, मुझे पता है तुम लड़का नहीं लड़की हो, अब तुम मुझे तुम्हारे बारे में बताओगी। यहाँ आर्या अपना असली नाम पहली बार गेंड्री को बताती है, और ये भी कि वो नेड स्टार्क की बेटी है, स्टार्क घराने से, और योरेन उसे छुपाकर विंटरफेल ले जा रहा है। दूसरी तरफ रोब का प्रस्ताव लेकर फाइनली थियोन आयरन आइलैंड अपने पिता बेलन ग्रेजो के पास पहुंच चुका है। यहाँ यारा नाम की एक लड़की थियोन को महल तक का फ्री राइड ऑफर करती है, जिसे देख हाउसी थियोन मान जाता है। रास्ते में थियोन यारा को थोड़ा परेशान भी करता है। मैं बता दूं कि स्टार्क घराने में पले बड़े होने के बावजूद थियोन थोड़ा लड़कीबाज किस्म का आदमी है, जो कि हम इसे यहाँ ये सब करता हुआ देख भी सकते हैं। खैर, जब थियोन बेलन ग्रेजो के सामने आता है, उसे देख बेलन खुश नहीं थे। वो थियोन को किसी काम का नहीं समझते। यहाँ थियोन रोब द्वारा भिजवाया मदद प्रस्ताव बेलन को दिखाता है, मगर बेलन उस लेटर को जलाकर स्टार्क्स की मदद करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ यारा भी आ जाती है, जिसे देख थियोन गुस्सा हो जाता है। उसे लग रहा था कि यारा आयरन आइलैंड की कोई नॉर्मल सिविलियन है, पर बेलन थियोन को बताते हैं कि ये मेरी उत्तराधिकारी है, तुम्हारी बहन यारा ग्रेजोए। ये देख बेचारे थियोन को थोड़ा शर्म महसूस होता है, जिसने कुछ देर पहले ही अपनी बहन के साथ गलत किया था। ड्रैगन स्टोन में स्टैनिस बरेथियन के राइट हैंड सर डेवोस सीवर्थ एक समुद्री लुटेरे सेलेडोर सैन से मदद मांग रहे हैं। एक्चुअली में स्टैनिस को किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए और जहाजों की जरूरत है, इसीलिए यहाँ सर डेवोस सेलेडोर को स्टैनिस की तरफ से लड़ने के लिए मनाने आए हैं। सर डेवोस बोलते हैं, कब तक तुम छोटे मोटे लूटपाट करोगे, पेंटोस के छोटे व्यापारियों को लूटोगे? स्टैनिस का साथ दो, वो सच्चा राजा है, बदले में तुम्हें ग्लोरी और खूब सारा सोना मिलेगा। इस पर सेलेडोर बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे सिर्फ रानी सर्सी दे देना, मैं रानी के साथ मजे करना चाहता हूँ। ये सुन सर डेवोस का बेटा मैथोस सीवर्ट थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसे लोगों से मदद लेना अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ सेलेडोर बोलता है, अजीब बात है सर डेवोस, जिस इंसान ने आपकी उंगलियां काट दी, आप उसी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा इतिहास बता दूं, एक्चुअली में सर डेवोस पहले एक स्मगलर थे। रॉबर्ट रिबेलियन के दौरान स्टैनिस को टारगेरियंस एलाइस ने स्टॉर्म एंड में घेराबंदी करके कैद कर रखा था। ऐसे में डेवोस अपनी शिप में ढेर सारा ओनियन और खाने पीने की चीज़ों को लेकर दुश्मनों के नेवल ब्लॉकेड को पार करके स्टैनिस और उसके लोगों के पास पहुंच गया था, जिसके कारण स्टैनिस और उसके लोग भूख से मरने से बच गए थे। जब रॉबर्ट मेड किंग को हराकर आयरन थ्रोन जीत गए, उसके बाद स्टैनिस ने डेवोस को नाइट की उपाधि दी, उसे अपना राइट हैंड बना लिया। तब से ही सर डेवोस को ओनियन नाइट भी कहा जाता है। लेकिन सर डेवोस थे तो एक स्मगलर, इसीलिए स्टैनिस ने सजा के तौर पर सर डेवोस की उंगलियां काट दी, जिसके बारे में सेलेडोर यहाँ सर डेवोस से बात कर रहा है। नाउ किंग्स लैंडिंग में सर्सी टीरियन को कन्फ्रंट करती है कि उसने किससे पूछकर जेनोस स्लेंथ को सिटी वॉच कमांडर के पद से हटाया। टीरियन बोलता है, मुझे करना पड़ा मेरी बहन, मैं हैंड ऑफ द किंग हूँ, पूरे शहर में लोग तुमसे नाराज हैं, सर्दियाँ आ चुकी है और लोगों को पेट भरने में दिक्कत हो रही है, और ऊपर से तुम राज्य के छोटे बच्चों को मरवा रही हो। इस पर सर्सी बोलती है, तुम्हें लगता है राज करना मजाक की बात है? मैंने उन बच्चों को नहीं मरवाया, जोफ्री के आदेश पर यह सब किया गया है। मजाक तो तुमने किया था जब मेरी माँ के पेट से तुम्हें निकाला गया और तुम्हारी वजह से वो चल बसी।
मतलब सही में सर्सी टीरियन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। कट टू द सीन, स्टेनिस बरेथियन सर डेवोस से पायरेट सेलाडोर से हुए मुलाकात के बारे में पूछते हैं। सर डेवोस बताते हैं उसके पास 30 जहाजें हैं, काबिल लड़ाके हैं, मैं उसे पिछले 30 सालों से जानता हूँ। स्टेनिस बोलते हैं तब तो वो भरोसे के लायक होगा। तो सर डेवोस बोलते हैं नहीं, वो भरोसे के लायक नहीं है, उसे सिर्फ सोना दिखता है, वो उसी तरफ जाएगा जो उसे सोना देगा। यहाँ मेलिसेंड्रे स्टेनिस को इशारा करके सबको बाहर भेजने को कहती है। बाहर जाते वक्त मेलिसेंड्रे सर डेवोस के बेटे मैथोस को बोलती है आग से जलकर हुआ मौत पवित्र होता है। यहाँ मेलिसेंड्रे मैथोस को उसे पहले ही इशारों में बता रही है कि भविष्य में उसकी मौत आग से जलकर होगी। ये मेलिसेंड्रे एक नंबर की चुड़ैल औरत है, सर्सी से भी बड़ी वाली। सबके जाने के बाद मेलिसेंड्रे स्टेनिस को सिड्यूस करने लगती है, पर स्टेनिस बोलते हैं मेरी बीवी है, मैंने उससे वादा किया है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। इस पर मेलिसेंड्रे बोलती है आपकी पत्नी कमजोर है, बीमार है, उसने आपको आज तक कुछ नहीं दिया, पर मैं दे सकती हूँ आपको एक लड़का, आपका वारिस। और मेलिसेंड्रे स्टेनिस को रोशनी के देवता के नाम पर फंसा लेती है। इनके प्रोग्राम को छोड़कर अब हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ, क्रेस्टर्स केप में, जहां जॉन देखता है अंधेरे में सबके सो जाने के बाद क्रेस्टर हाथ में एक बच्चा लिए, शायद लड़का हो, दूर जंगल में दबे पांव जा रहा था। जॉन पीछे से क्रेस्टर का पीछा करने लगता है, पर क्रेस्टर जॉन की नजरों से दूर निकल जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही क्रेस्टर के कदमों की आवाज नजदीक आने लगता है, जॉन पेड़ के पीछे छुप जाता है और क्रेस्टर जॉन को देखे बिना अपने घर की तरफ निकल जाता है। इसके बाद जॉन उसी दिशा में तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगता है। वहां जाकर जॉन देखता है उस बेबी बॉय को जिसे क्रेस्टर ने छोड़ दिया था, उसे एक व्हाइट वॉकर उठाकर ले जा रहा है। तभी पीछे से क्रेस्टर आकर जॉन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेस्टर असल में अपने बच्चों में से लड़का हुआ तो उसे व्हाइट वॉकर्स को दे देता है, और लड़की हुई तो बड़े होने के बाद उसी से शादी करके फिर बच्चे पैदा करता है। कमीना क्रेस्टर। इसीलिए गिली जॉन एंड सैम से मदद मांगने आई थी। वो प्रेग्नेंट थी, पर जॉन ने मदद करने से मना कर दिया था। एंड बूम।